गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनेश सिंह तोमर और आज हम अध्याय फर्स्ट का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। भाई पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, एज ए डेमो क्लास वो थी और आप कंटिन्यू क्लास से चलेंगी जब तक आपका साइंस पूरा खत्म नहीं हो जाता है। तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम विज्ञान को पूरा पढ़ेंगे, इसमें जितने भी पोर्शन हैं, चाहे केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो या फिर बायोलॉजी का हो। तो देखते हैं, देखो आज कौन कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि पदार्थ, पहला क्वेश्चन है आज का कि पदार्थ, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें भाई, आप जब स्कूल में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही आपके सिलेबस में आएगा। तो आप पूरे व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाकर और याद कर लें, फिर आपको स्कूल में पढ़ाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको इतना अतिरिक्त बता दूंगा कि आप बहुत अच्छी तरह से साइंस को समझना भी सीख जाएंगे। केवल पढ़ना और रटना नहीं, समझना भी हम सीखेंगे। पहले सिलेबस करेंगे, फिर चीजों में जो क्रियाकलाप आपके दे रखे होते हैं, प्रैक्टिकल जो होते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। क्लियर है भाई? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं, कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं, उनके नाम लिखिए, नाम लिखिए। यह क्वेश्चन है भाई कि पदार्थ, मुख्य रूप से देखो पदार्थ को द्रव्य भी हम कहते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो आप अपने मोबाइल की या लैपटॉप की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा ले भाई, बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको चमकेगा ये। तो देखो कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं हमें ये बताना, और ये डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन है, अति लघु का, 1 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आप आंसर में लिख सकते हैं भाई कि अब तक पदार्थ की कुल 5 भौतिक अवस्थाएं, 5 भौतिक अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं, अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। तो ये वाली बात याद रखनी है, कुल कितनी भौतिक अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं, 5। और एक एक करके मैं उनके नाम लिख रहा हूं। सबसे पहली भौतिक अवस्था है, ये आपका आंसर है भाई, सही है। सबसे पहली भौतिक अवस्था है ठोस। क्या है भाई? ठोस, जिसे आप सॉलिड कहकर पुकारते हैं, सही है। इंग्लिश में नहीं लिखे, कोई समस्या नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी है ठोस, इसके बाद है द्रव, ठोस, द्रव, और तीसरी है गैस। और एक बात और ध्यान रखें, अगर जनरली हमसे व्याख्या पूछी जाती है तो इन तीनों भौतिक अवस्थाओं की ही करते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से आप इन्हीं को देख पाते हैं। देखो ठोस रूप में कितना पदार्थ देखते हैं आप, लोहा हो गया, ईंट हो गई, लकड़ी हो गई, ये सारी चीज किस रूप में देखते हैं? ठोस के रूप में। द्रव के रूप में आप क्या देखते हैं? पानी देखते हैं, आप दूध देखते हैं भाई, आप तेल देखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? द्रव के रूप में। अगला है गैस। गैस के रूप में तो आप जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अक्रिय गैसें मौजूद हैं ही। तो ये तीनों भौतिक अवस्थाएं आपको सामान्य रूप से मिल जाएंगी। और अगला है चौथी भौतिक अवस्था, और इसे इस बात को नोट करके लिखना भाई कि ये चौथी भौतिक अवस्था है प्लाज्मा। ये वन लाइन ऑप्शन भी पूछा गया है आपसे कि द्रव्य की चौथी भौतिक अवस्था कौन सी है। तो द्रव्य की चौथी भौतिक अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। और ये अवस्था आपको सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलती। जो CFL होती हैं, CFL के अंदर जो सफेद चमक होती है वो इसी अवस्था के कारण होती है, बिल्कुल सीधे तौर पर। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल नहीं मांगी गई है यहाँ पर, केवल क्या पूछा है आपसे? नाम लिखें। तो अति लघु उत्तर है ये, सही है। अगला है 5वां, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और इसे BEC भी लिखते हैं भाई, इसे शॉर्ट में BEC भी लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये सामान्य रूप से मिलती नहीं है हमें कहीं भी भौतिक अवस्था, ये हमें बनानी पड़ती है भाई। क्लियर है?
तो हमने पढ़ा कि पदार्थ की कुल कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं या द्रव्य की कुल कितनी भौतिक अवस्थाएं वर्तमान में खोजी जा चुकी हैं। तो कुल कितनी खोजी जा चुकी हैं भाई? 5 भौतिक अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा चौथी है, और पांचवी कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि BEC। तो ये आंसर आपका कंप्लीट, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। इसी का अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो लघु कुछ यानी कि दीर्घ प्रश्न है, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा भाई इनके बारे में। तो अगला क्वेश्चन आप लिखें, अगला क्वेश्चन लिखेंगे पदार्थ की प्रमुख भौतिक अवस्थाओं को परिभाषित कीजिए एवं उनके गुणधर्म लिखिए। क्लियर है भाई? और आपको अगर कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं भाई, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। सही है? किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने सभी मित्रों को जिनको भी आप जानते हैं, क्योंकि मैं इस पर 6ठी से लेकर 12वीं तक की साइंस की सारी क्लासेस चलाने वाला हूं भाई बहुत जल्दी से, तो आप सभी को शेयर जरूर करें। तो देखो, आपसे अब पूछ लिया गया कि पदार्थ की प्रमुख भौतिक अवस्थाओं, तो प्रमुख भौतिक अवस्थाओं के अंदर हम इन 3 को ही रखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि आपसे किसको परिभाषित करने को कह रहा है कि ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है और गैस अवस्था क्या होती है, इन्हें परिभाषित करने के लिए कह रहा है। और आपसे क्या कह रहा है भाई? इनके जो गुणधर्म हैं या फिर प्रॉपर्टी हैं वो क्या होंगी, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो हम पढ़ते हैं भाई, आप आंसर में लिखें द्रव्य की प्रमुख भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 हैं। द्रव्य की प्रमुख भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 हैं। आंसर देखते हैं, देखो कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं? 3 हैं। आप ये लाइन लिखते हैं, द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या फिर क्या लिख सकते हैं इसे, पदार्थ की प्रमुख भौतिक अवस्थाएं कितनी हैं भाई? 3 हैं। क्लियर है? 3 भौतिक अवस्थाएं हैं। सबसे पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। तो ये 3 भौतिक अवस्थाएं हैं। तो आपको समझना भी है भाई इनके बारे में। जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और आपको वो बनाना है भाई, एक डायग्राम बना रहा हूं वो आपको बनाना भी है। तो देखेंगे, देखो ये 3 मैंने पदार्थ बनाए भाई। सही है? आप पहले आंसर में लिख लेना, द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। उसके बाद हम देख रहे हैं, आप इस वाली अवस्था को ठोस मान सकते हैं, इस वाली अवस्था को गैस मान सकते हैं, सॉरी द्रव कह सकते हो, इसे क्या कह सकते हैं भाई? द्रव, लिक्विड, और इसे आप कह सकते हैं गैस। तो ये तीनों भौतिक अवस्थाएं हो गई। और पिछली वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों को हम क्या कहते हैं? पदार्थ। यानी कि ये ठोस, द्रव और गैस सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। अगर हम इनके अंदर इनके कणों की व्यवस्था देखें, इनके अंदर इनके कणों की व्यवस्था देखें, तो देखो हमें कैसा दिखाई देगा। आप चित्र बनाना कि इसके जो घटक कण होंगे वो इस प्रकार से एक दूसरे से अति निकट होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, जबकि इसके कणों में कुछ अंतर होता है, मतलब बीच में रिक्त स्थान होता है थोड़ा सा, इस प्रकार से थोड़े दूर दूर होते हैं। क्लियर है भाई? जबकि गैस के कण एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर। तो अगर हम ये कहें पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो इनके जो घटक कण होते हैं वो इनकी भौतिक अवस्थाओं में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जो ठोस अवस्था होती है उसमें कण एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं, जो द्रव अवस्था होती है उसमें एक दूसरे से थोड़ा सा
ज्यादा दूरी पर होते हैं और जो गैस अवस्था होती है उसमें सबसे ज्यादा दूर होते हैं। क्लियर है भाई? तो आपने ये चित्र बना लिया होगा। इसके बाद आंसर लिखें एक एक करके। सही है भाई? हम सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसकी अवस्था लिखें ठोस अवस्था। सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो जाने देखो, ठोस अवस्था पदार्थ की ठोस, या आप आंसर लिखें बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार, जिसमें उसका आकार व आयतन, आकार व आयतन निश्चित होता है। कैसा होता है भाई? निश्चित होता है। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। सही है? ये हो गई परिभाषा। तो आप याद रखेंगे, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और उसका आयतन कैसा होता है? बिल्कुल निश्चित होता है। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था। आकार का मतलब है, आप लोहे को ले सकते हैं भाई। सही है? क्या लोहा अपने आप रखे रखे अगर चौकोर होगा तो गोल थोड़ी हो जाएगा भाई? यानी कि आकार कैसा है उसका? निश्चित। और जो आयतन होगा वही रहेगा भाई, तो बदल नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और उसका आयतन कैसा होता है? निश्चित। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। दूसरा हेडिंग लिखेंगे द्रव्य। सही है? और द्रव्य में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। द्रव्य पदार्थ की वह, आंसर भी लिखते चलें, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तो अनिश्चित होता है, आकार तो अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन यहां पर लिख दे रहा हूं देखो मैं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठोस अवस्था, अब ये अवस्था कौन सी हो जाएगी भाई? द्रव अवस्था कहलाती है। फिर मैं एक बार बता रहा हूं आपको कि द्रव अवस्था क्या होती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तो निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, स्थिर नहीं होता है भाई, जबकि उसका आयतन, या लेकिन उसका आयतन कैसा होता है? निश्चित। और इसके बाद एक लाइन और लिखेंगे, द्रव जिस बर्तन में रखा होता है, जिस बर्तन में रखा होता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। क्लियर है भाई? द्रव जिस आकार की वस्तु में रखा होता है या बर्तन में रखा होता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। आप जानते हैं भाई, पानी को अगर गिलास में लोगे तो गिलास जैसा हो जाएगा, अगर लंबी सी बोतल में लोगे तो बोतल जैसा हो जाएगा, थाली में लोगे तो थाली जैसा हो जाएगा भाई। तो यही तो हमने लिखा कि जिस बर्तन में रखा होता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो आप समझ गए भाई द्रव क्या होता है। अब तीसरा पॉइंट लिखें, गैस। गैस क्या होती है? जिसमें ना तो उसका आकार निश्चित होता है, मैं देखो शॉर्ट कर देता हूं इस डेफिनेशन को। सही है? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ना तो उसका आकार निश्चित हो और ना ही आयतन। सही है? देखो मैं लिख देता हूं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार, ना तो आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। मतलब दोनों के दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं भाई? गैस अवस्था, गैस अवस्था कहते हैं। क्लियर है? अब तो क्लियर हो रहा होगा कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ना तो उसका आकार निश्चित हो और ना ही उसका आयतन, क्योंकि आप जानते हैं भाई कि गैस का आयतन तो निश्चित हो ही नहीं सकता। थोड़ी सी मात्रा की गैस पूरे के पूरे कमरे में फैल जाती है। आप देखते हैं अगर रसोई घर का सिलेंडर थोड़ा सा लीक हो जाता है तो पूरे के पूरे घर में बदबू आने लगती है, ऐसा तो नहीं है।
पूरा घर भर कर हमने गैस छोड़ी हो, थोड़ी सी निकलती है, लेकिन पूरे के पूरे घर में वो फैल जाती है। तो जितना ज्यादा स्पेस होता है उतने पूरे आयतन को गैस घेरने की कैपेसिटी रखती है भाई। तो अभी गुण धर्मों में हम ये वाली बात पढ़ने वाले हैं। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आप हेडिंग लिख सकते हैं और इसी प्रकार से लिखना भाई गुणधर्म 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। पहले में ठोस हेडिंग लिखना, दूसरे में द्रव हेडिंग लिखना और तीसरे में गैस। तो हेडिंग लिखें पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के गुणधर्म, सही है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म। तो एक एक करके मैं आपको समझाता चलता हूं और आप लिखते हुए चलना तीनों में। क्लियर है भाई? इस प्रकार से 3 भाग में इसे डिवाइड कर लें। क्लियर है? पेज को 3 भाग में डिवाइड कर लें और हम पढ़ रहे हैं। देखो आपको चीजें जरूर समझ में आ रही होंगी, बहुत स्लो समझा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा तेज नहीं पढ़ा रहा भाई। और जब आप चीजें सीख जाएंगे फिर हम रिवीजन भी करेंगे बहुत अच्छी तरह से, ताकि आप पढ़ने के साथ साथ चीजों को समझना भी सीख जाएंगे। सही है? देखो सबसे पहले जो ठोस है उसके अणुओं के मध्य जो कण हैं, क्या उनके मध्य ज्यादा रिक्त स्थान है या कम? आप खुद देखकर बताओ। सबसे कम इसमें है, इसमें उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा इसमें है। क्लियर है भाई? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि पदार्थ के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतराणविक रिक्त स्थान कहते हैं। क्लियर है? तो आप इसमें लिख सकते हैं, तो अंतराणविक रिक्त स्थान पदार्थ की किस भौतिक अवस्था में सबसे कम होता है? ठोस में, और उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा गैस में। तो यही हमें लिखना है कि ठोसों में या डायरेक्ट इनमें लिख दो। ठोस तो ऊपर लिख ही दिया आपने, इनमें अंतराणविक स्थान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। क्लियर है भाई? इनमें अंतराणविक स्थान सबसे कम होता है। और इसमें लिख देना, इसमें ठोसों से अधिक, इसमें ठोसों से अधिक होता है। क्लियर है भाई? जबकि गैसों में कैसा होता है? सर्वाधिक। जबकि गैसों में सर्वाधिक होता है, जबकि गैसों में सर्वाधिक होता है। तो ये पहला बिंदु है। क्लियर है? और हमने पढ़ा था भाई कि जो कण होते हैं, परमाणु जो होते हैं या पदार्थ के जो कण होते हैं, उनके मध्य एक आकर्षण बल लगता है जिसे अंतराणविक बल कहते हैं। और अंतराणविक बल एक प्रकार का आकर्षण बल है जिसके कारण वस्तु एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अब आप जरा ये बताएं कि सबसे ज्यादा अधिक कठोर या बहुत सॉलिड तरीके से कौन सी वस्तु जुड़ी हुई होगी? ठोस। तो ठोस में जो अंतराणविक बल होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक। उससे कम किसमें होता है? द्रव। अरे द्रव को आसानी से तोड़ सकते हैं भाई, पानी को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं। क्या लोहे का टुकड़ा लेकर आप तोड़ सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके कणों में ज्यादा बल लगा होता है। और गैस तो आपको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, हाथ पर रखो और अपने आप उड़ जाती है भाई। तो इसलिए सबसे कम अंतराणविक बल इनमें होता है, उससे ज्यादा इसमें, और सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोसों में। तो आप याद रखेंगे। देखो ऊपर लिख देता हूं इस चीज को मैं। क्लियर है भाई? देखते हैं, देखो दूसरा पॉइंट कि इनमें या ठोसों में, इनमें अंतराणविक बल सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। क्लियर है भाई? इनमें अंतराणविक बल सबसे ज्यादा होता है, जबकि इनमें किससे? ठोसों से कम होता है। इनमें ठोसों से कम होता है, कम होता है। क्लियर है भाई? और इसमें सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो ये वाली बात याद रखेंगे, सबसे कम अंतराणविक बल किसमें होता है भाई? ठोसों में। क्लियर है? अगला देखते हैं। देखो तीसरा बिंदु, ये जो ठोस होते हैं क्या बहने का गुण होता है इसमें? क्या लोहे को रखो अपने आप बहने लगेगा? नहीं। तो याद रखेंगे ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है। जबकि अगर हम गैसों की बात करें, सॉरी द्रव की बात करें, तो द्रव बहते हैं लेकिन ऊपर से नीचे की ओर। अगर ऐसी सतह होगी तभी तो बहेंगे।
क्या ऐसी सतह पर द्रव बहने लगता है? नहीं। जबकि गैस क्या होती है, चारों ओर बहती है। सही है, तो याद रखना गैस को अगर आप छोड़ोगे तो ऐसा नहीं है रास्ता देखकर जाएगी कि इधर को या इधर को, गैस अपने आप चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो इसमें बहने का गुण चारों दिशाओं में होता है। इसमें बहने का गुण ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है। तो याद रखेंगे इनमें बहने का गुण नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर है भाई? अगला देखो, इनमें ऊपर से आप पूरा लिखें, इनमें बहने का गुण ऊपर से नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर होता है। तो ये वाली बात याद रखनी है। जबकि इसमें बहने का गुण चारों ओर होता है, चारों ओर। पूरा लिखें, सेंटेंस में बोल जो रहा हूं, जबकि गैसों में बहने का गुण चारों ओर होता है। क्लियर है भाई? आपको समझ में आ रही होंगी ये बातें। अगला देखो, अगला बिंदु बता रहा हूं, घनत्व। अगर घनत्व की बात करें, डेंसिटी कहते हैं घनत्व को। घनत्व क्या होता है भाई? तो आप समझें, कम से कम स्थान में ज्यादा से ज्यादा कण जहां पर हो, कम से कम स्थान में ज्यादा से ज्यादा कण जहां पर हो, उसे कहते हैं, उसका घनत्व ज्यादा है। बिल्कुल बेसिक शब्दों में, डेफिनेशन से आप समझ नहीं पाएंगे अभी। तो देखो, इसमें ज्यादा कण हो सकते हैं, इसमें या इसमें। तो इसमें तो देखो गिने चुने कण हैं जबकि इनमें दूरी कम है तो कण ज्यादा होंगे, और सबसे कम दूरी इनमें है तो सबसे ज्यादा कण किसमें होंगे? इसमें। घनत्व का मतलब होता है कम से कम स्थान में ज्यादा से ज्यादा चीज, कम से कम स्थान में ज्यादा से ज्यादा चीज को ही क्या कहते हैं? उसका ज्यादा घनत्व। तो आप लिख सकते हैं ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। तो आप याद रखेंगे, जबकि द्रवों में क्या होता है? ठोसों से कम होता है, ठोसों से कम होता है। जबकि गैसों में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। क्लियर है भाई? अगला देखते हैं, देखो, जो ठोस होते हैं द्रव, उनकी गतिज ऊर्जा, उनके जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा उनसे लगाई जाती है। अब ये बताओ, क्या ठोस के कणों में कोई गतिज ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा अगर होगी तो वो गति करने लगेगा। क्या ठोस लोहे का टुकड़ा रखे रखे अपने आप उड़ने लगेगा? क्या नहीं उड़ेगा भाई। जबकि द्रव तो चल सकता है, अगर ढाल होगा तो उसके कणों में थोड़ी सी गतिज ऊर्जा होती है और वो चलने लगता है भाई। और गैस तो बहुत तेजी से चलती है। तो अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की, तो ठोसों में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके कण बिल्कुल भी गति नहीं करते हैं, जबकि द्रव के कण थोड़ी ज्यादा गति करते हैं और गैसों के कण सबसे ज्यादा गति करते हैं। तो आप लिख सकते हैं ठोसों में गतिज ऊर्जा कैसी होती है? न्यूनतम होती है। कैसी गतिज ऊर्जा होती है भाई? न्यूनतम, कम होती है। जबकि इनमें ठोसों से अधिक गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर है भाई? सही है। अगला आप देख सकते हैं, और इनमें गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, इनमें गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो क्लियर है? तो हम लगभग 5 बिंदु पढ़ चुके हैं भाई, और 5 ही याद रखने हैं। तो इतना ही हम पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में। अगर अब आपको चीजें पहले से बेहतर लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ये आपके लिए हैं, आप कक्षा 9 में हैं भाई, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें लिखाते हुए चल रहा हूँ, व्यवस्थित तरीके से समझाते हुए चल रहा हूँ। तो आप अपने फ्रेंड को इसके बारे में जरूर बताएं। आपको लाभदायक क्लास होगी ये। थैंक यू।